मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, पढ़ा है ना आपने। 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा हुआ है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता था। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा हुआ है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का एक सूत्र। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है इस तरह से। इस ट्रायंगल में ये 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में ए के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1 है। बिंदु बी के निर्देशांक हमने मान लिए x2, y2 और बिंदु सी के निर्देशांक हमने मान लिए x3, y3। तो निर्देशांक ज्यामिति में आई थिंक क्लास 9th में आपने त्रिभुजों के क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़ा था। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू, एरिया को A से लिखते हैं ना, A इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ आया? और आपको याद भी आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पढ़ते थे। आज त्रिभुज का ही क्षेत्रफल हम निकालेंगे, सारणिक विधि से निकालना आपको सिखाएंगे। हम चाहें तो डिटरमिनेंट का मेथड यूज करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, इस फॉर्मूले की मदद से हम चाहें तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसको लिखेंगे 1/2। देखना डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यहां पर x1 y1 1, सेकेंड रो में x2 y2 1, थर्ड रो में x3 y3 1। ये ठीक है। तो ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप पढ़ा करते थे क्लास 9th में, वो इस रूप में आप देखते थे उसको। आज क्लास 12th में आप डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं। इसी फॉर्मूले को हम इस रूप में कर सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो 2 मिनट लगेंगे, करके देख लो। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो इसका। देखिए 1/2 तो हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। 1/2 हम लिखा रहने देंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। C1 का पहला एलिमेंट क्या है? x1। और प्लस होगा कि माइनस? प्लस। अच्छा, x1 ढक लेंगे तो क्या बचेगा? ऐसा बचेगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? y2 का 1 से गुणा करोगे, y2 माइनस, तो x1 के साथ आ जाएगा y2 माइनस y3। दूसरा एलिमेंट कौन है? x2। ये कैसा है? माइनस, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, माइनस x2 लिखेंगे। इसमें भी ये ढक जाएगा और ये लाइन ढक जाएगी, तो ये लाइन पूरी ढक जाएगी और ये ढक जाएगी। y1 का 1 से गुणा करोगे, y1 माइनस y3। फिर थर्ड एलिमेंट x2 डायगोनल एलिमेंट है, x3 पॉजिटिव होगा।
अब ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। अब देखो क्या मिला, y1 माइनस y2। मिल रहा है फॉर्मूला कि नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एक माइनस कॉमन ले लो आप। जैसे ही एक माइनस कॉमन लोगे वो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सेम वही चीज आ जाएगी, आ जाएगा। तो हम चाहें तो अगर कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है जिसके तीनों शीर्ष हमको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से हम निकाल सकते हैं। और कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बस आप यूं समझ लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तीसरे कॉलम में तीनों जगह पर क्या लिख दो, 1 1 1 लिख दो। नहीं समझ में आई बात आपको? और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे यही चीज मिलेगी, मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ आई आपको? अच्छा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे आप। अब प्रॉब्लम एक आ सकती है आपको, क्योंकि ये क्या है, सारणिक। सारणिक का जब मान निकालेंगे तो सारणिक का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सारणिक का मान तो ऐसा है नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, या नेगेटिव आएगा पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। तो सारणिक का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और सारणिक का मान 0 भी हो सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन इस सारणिक की मदद से हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया। और एरिया आपने पढ़ा है कि एरिया को कभी हम नेगेटिव लिखते नहीं हैं। थोड़ा सा सोचिए जरा गौर से, फिर से। एरिया जो निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, सारणिक के हेल्प से। सारणिक का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं लिखा जाता। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन पे आप ये करोगे कि सारणिक का मान निकालोगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एरिया वही नोट कर दोगे, लेकिन अगर कभी डिटरमिनेंट का मान नेगेटिव आ जाएगा तो एरिया लिखते समय उसका निशान माइनस वाला आगे से उसके हटा देना। जैसे देखो, डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने निकाली तो वो आ गई +20, और डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने निकाली तो वो आ गई -20। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एरिया लिखेंगे, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू +20 आई है और आप एरिया लिखना चाहते हो तो आप 20 स्क्वायर यूनिट लिखोगे। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है ना, स्क्वायर यूनिट। लेकिन अगर कभी डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को छोड़ देंगे आप, और एरिया लिखते वक्त आप कितना लिखेंगे, 20 स्क्वायर यूनिट। कुछ बात समझ आ रही है? क्योंकि क्षेत्रफल आप सारणिक की मदद से निकालना चाहते हैं, और सारणिक का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर क्षेत्रफल निकालते वक्त सारणिक का मान प्लस आ जाए तब तो क्षेत्रफल के लिए वही मान लिख देना। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालते वक्त सारणिक का मान नेगेटिव आ जाए तो क्षेत्रफल लिखते समय नेगेटिव निशान आप छोड़ देंगे, प्लस लेकर के आप ये बताएंगे उसको। नहीं समझ में आया? तो ये एक तो करेंगे, एक चीज तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कभी कभी क्या होगा, हो सकता है आपको एक त्रिभुज के निर्देशांक दे दिए जाए तीनों सिरों के, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए, और फिर पूछें वहां पर एक कोई नंबर दे दें के, आपसे के का मान पूछ सकते हैं। देखो कैसे हो सकता है, ये एक ट्रायंगल उन्होंने लिया,
इस ट्रायंगल का इस सिरे का निर्देशांक उन्होंने ले लिया 1,2, इधर का निर्देशांक उन्होंने ले लिया, मैं यहां से थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूं जरा। जैसे त्रिभुज का एक शीर्ष है 2,-6, त्रिभुज का दूसरा शीर्ष है 5,4 और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है K,4 और उन्होंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 35 वर्ग इकाई, 35 दिया उन्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उन्होंने बोला कि यहां जो K आ रहा है ना, इसका मान बताओ, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे बताइए? हम करेंगे ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, लेकिन यहां पर एक अननोन क्वांटिटी है K, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम पूरा सूत्र लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर लिखना पड़ेगा? हाँ, 35 के बराबर लिखना पड़ेगा। चलो इसकी वैल्यू लिखो, 1/2 x1 y1 2 - 6 1 x2 y2 5 4 1 x3 y3 K 4 1 इज इक्वल टू, और इसको किसके बराबर लिखना चाहिए मुझे? 35 के बराबर लिखना चाहिए। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप ये मुझे बताएं कि ये किसकी वैल्यू है? 35, इसको देख के बताएं सारणिक की वैल्यू है कि नहीं। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अच्छी बात है, यहां पर भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आया है, लेकिन निकाल तो सारणिक से रहे हैं आप। यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये सारणिक का मान कितना है, इसका मतलब है, और सारणिक का मान क्या हमेशा प्लस आएगा क्या? ये हो सकता है कि सारणिक का मान माइनस भी आए और प्लस भी आए। तो जब K की वैल्यू निकालनी होगी उस वक्त आप एक काम करोगे, जो क्षेत्रफल दिया जाएगा उसके सामने प्लस और माइनस दोनों निशान लगा करके आप सॉल्व करोगे। देखो, अगर माइनस आता है तो हटा के आप क्या बताते हो, और आज आपको प्लस बताया गया है, तो अब आपको ये तो मालूम नहीं है कि प्लस आया था कि माइनस आया था, इसलिए आप प्लस भी लगाओगे माइनस भी लगाओगे जब भी कभी इस तरीके से K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आई चीज कि प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं हम? फिर से देखो। अच्छा ये बताओ, एरिया जब हम सारणिक से निकालने जाते हैं, सारणिक के मेथड से हम एरिया निकालते हैं, तो अगर सारणिक का मान प्लस आएगा तो क्या लेना है? प्लस ही लेना है एरिया के लिए। अगर माइनस भी आ जाए तो एरिया के लिए क्या लेना? इसका मतलब एरिया के लिए हमेशा क्या लेना है? इन्होंने भी एरिया बताया, तो अब हम समझ गए कि एरिया के लिए ये हमेशा कैसा लेते हैं। हो सकता है ये मान माइनस का आया रहा हो, प्लस आएगा तो अब तो ये प्लस लेबे करिए, माइनस आ जाए ना तो भी ये प्लस ले लेंगे। तो इसके सामने प्लस देखकर हम इसकी असलियत का पता नहीं लगा सकते कि पता नहीं ये वैल्यू यार प्लस रही है कि माइनस रही है, इसलिए हम प्लस भी लिखते हैं इसके सामने माइनस। तो K की जब वैल्यू इस तरीके से कभी भी निकाली जाएगी तो प्लस भी लिखा जाएगा और माइनस भी लिखा जाएगा। समझ में नहीं आ रही बात आपको? अरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली, माइनस आ गया तो भी आपने प्लस कर दिया जबरदस्ती, प्लस आया तो प्लस करे हो, क्यों? आपको दिखता है निशान उसका। लेकिन अगर क्षेत्रफल उन्होंने दे दिया तो उसका निशान तो नहीं दिख रहा है ना आपको। तो क्या करना चाहिए? हम यही सोचते हैं कि हो ना हो इसके आगे कौन सा निशान रहा हो, माइनस, या
प्लस भी हो सकता है, तो हम दोनों निशान लेकर के की वैल्यू निकाल देते हैं फिर उस समय। क्लियर हुआ? तो जब भी कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें के निकालना हो, ए निकालना हो, कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तो और एरिया दिया हो तो आप सरणी कमान प्लस माइनस एरिया के बराबर करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद और इसमें एक दो चीजें हैं उनको भी हम बताते हैं। ठीक है, नोट कर ले बेटा जल्दी से। अगर तीन बिंदु जो दिए गए हों संरेख हों अगर, ठीक है, देखो यदि दिए गए तीन बिंदु ऐसे मान लेते हैं, यदि दिए गए तीन बिंदु कौन कौन से, x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3, यदि दिए गए तीन बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 संरेख हैं तो संरेख का क्या मतलब है? संरेख का मतलब एक ही लाइन पर पढ़ते हैं। संरेख को अंग्रेजी में बोला जाता है कोलिनियर। इफ द 3 points x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are collinear. Collinear means they lie on the same line. वो एक लाइन पर पढ़ते हैं। जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट ये है x1, y1, एक पॉइंट ये है x2, y2 और एक पॉइंट ये है x3, y3। अब आप बेटा देखें ये तीन के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो आप समझ जाइए इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? 0। समझ आ गया? देखो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते, जैसे एक बिंदु ये, एक ये और एक थोड़ा सा हट के है ऐसा, तो हम इसको ऐसा मिलाते, इसको ऐसा मिलाते और इसको ऐसा मिलाते, एक बहुत छोटा सा ही सही पर त्रिभुज बन तो जाता। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट भी इसी की सीध में पड़ जाए, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की सीध में ही तीसरा वाला पॉइंट भी पड़ जाए, उस वक्त अगर आप इसको ऐसा बनाने जाओगे त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं ना। और जब त्रिभुज नहीं बना तो त्रिभुज बना ही नहीं, तो जो चीज बनी ही नहीं उसकी वैल्यू कितनी? 0। आयत बना ही नहीं तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना? त्रिभुज बना ही नहीं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? तो आप हमेशा याद रखें अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने आज सुबह से एक भी रोटी नहीं खाई, या दूसरे शब्दों में यह भी तो कह सकते हैं आज सुबह से आपने खाई 0 रोटी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं समझ आया? आया? तो हम ये भी कह सकते हैं कि तीन संरेख बिंदुओं से, पहली भाषा, तीन संरेख बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। दूसरी शब्दों में तीन संरेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बना ही नहीं तो क्षेत्रफल तो 0 हो गई। तो तीन संरेख बिंदु अगर हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? 0। तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि तीन बिंदु हैं ये और ये संरेख हैं, बस समझ जाना आपको करना क्या है। क्या करना है बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ले लेना है बस। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बताइए? अगर इनसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र होगा क्या? 1/2, सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे आप, x1 y1 1,
x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सारणिक के मेथड से दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी निकाला जा सकता है। पहली चीज तो क्या देखा आपने कि सारणिक की मदद से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, समझ आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारणिक का प्रयोग करके किन्हीं भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए। नोट, सारणिक की मदद से किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है। समझ रहे? कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन हमको आया, दो बिंदु उसमें दिए गए और बोला गया कि इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अगर ये एक एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए कि दो बिंदु दे दिए गए और इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ, आप जानते हैं आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक मैंने लाइन बनाई, ये एक बिंदु है x1, y1, एक ये बिंदु है x2, y2। भाई दो बिंदु तो हमको दिए गए हैं और ये वो लाइन है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है कि नहीं? और इसी लाइन का हमको क्या करना है? समीकरण मालूम करना है। आप क्या करेंगे? आप एक छोटा सा काम करेंगे। इस रेखा पर कहीं पर भी आप अपने मन से एक तीसरा बिंदु मान लेंगे और वो तीसरा बिंदु क्या मानेंगे? x, y। नहीं समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? अरे यही तो पूछ रहे हैं, समझ में आए कि नहीं आए? तो दो बिंदु तो हमको गिवन है, हमको इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। अब आप तो जानते हो कि समीकरण में कहीं ना कहीं x और y भी तो आता है कि नहीं आता? तो इस पूरी रेखा पर कहीं पर भी एक जगह आप x, y मान लो और इसके बाद यही तो बन गया। देख लो ना, तीन बिंदु एक ही लाइन पर हूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर लिख देना? तो आज भी तो 1, 2, 3 बिंदु हो गए और एक लाइन पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर लिख देना? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कैसे लिखा जाए? x1, y1 1
x2 y2 1, और तीसरी लाइन पे क्या लिखना चाहिए, x, y, 1, और इसको किसके बराबर लेना है, 0। इसको आप जैसे ही कैलकुलेट कर देंगे बेटा, आप देखेंगे आपको एक x और y में एक इक्वेशन मिल गई है जो कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। अब आप ये बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में? तो आप इसे नोट करें, फिर एक एग्जाम्पल हम इसका अच्छा करके दिखाते हैं। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तरीका तो समझ आ गया? ठीक, आप जल्दी नोट करें, एक एग्जाम्पल इस पर करते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल हमने लिया सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। क्या करना पड़ेगा, एक लाइन हमने बनाई, एक पॉइंट 1, 2 है, एक है 3, 6, और क्योंकि इस रेखा का समीकरण चाहिए इसी लाइन पर हम एक तीसरा पॉइंट अपने आप से मान लेते हैं x, y। ठीक, उसके बाद क्योंकि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, संरेख, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनाएंगे, 1/2, x1 y1 1, x1 y1 यानी कि 1 2, और यहां 1 आ जाएगा, x2 y2 3 6 1, और ये x, y1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। अब इसे सॉल्व कर लो आप, ये 1/2 है, 2 इधर भाग में है, उधर जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, तो यहां क्या रह जाएगा, 1 3x 2 6y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष कर दें, r1 के सापेक्ष कर लिया जाए। देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, प्लस रहेगा, और अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना भी सीखो। ये +1 है, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसी 1 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से ढकेंगे आप। 6 1 y1 बचा, 6 1 y1, इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर माइनस इसका गुणा इससे, 6 का 1 से करेंगे 6 माइनस y। अगले एलिमेंट में गए 2 मिला, नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 को दोनों तरफ से ढकिए, ऐसे भी ढक दिया जाएगा, ऐसे भी। क्या बचा, दिखाई दिया आपको, 3 1 x 1, अब 3 का गुणा 1 से करो तो 3 माइनस x। फिर आगे चले तो 1 मिला, डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव, दोनों तरफ से इस 1 को ढक दिया हमने। अब देखो क्या बचा, 3 6 x y, इसको सॉल्व करोगे तो 3y माइनस 6x, और बराबर के उस तरफ क्या है, बस इसे कैलकुलेट कर लो। 6 माइनस y, -2 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये -6x है और ये +2x है, -4x बन गया, प्लस 3y है और ये -y है, प्लस 2y, ये +6 है और ये -6 है, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर सकते हैं। -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -y इज इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। और अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2x। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ये किस प्रकार की लाइन है? हाँ बताओ, वेरी गुड, ये लाइन मूल बिंदु से होकर जाने वाली लाइन है, y बराबर mx टाइप की लाइन है। देखो आप, है y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन, तो ये एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से जाती है। लेकिन अब आपको तो मानना पड़ा कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम सारणिक मेथड से निकाल सकते हैं। तो सारणिक विधि से क्या क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सब करते वक्त कुछ बातों को हमने बताया, वो सावधानियां आपको रखनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। एक काम करते हैं, आज इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप हो सके
तो जरूर एक्सरसाइज 4.3 से जो एग्जाम्पल है उन्हें और एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करिए। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर कि उनको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप प्लीज इन्हें सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम आने पर नेक्स्ट क्लास में हम खुद बताएंगे उन्हें, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।